अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। इंतहाई दिलचस्प और तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त ईरान अमेरिका जंग और इस बीच में हुए मुज़ाकरात की कहानी को अगर हम समझना चाहें, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात भी आप तक हम रखेंगे। खबर भी है एक मेरे पास इस लिस्टे में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारा, तो ये जो आबने हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है, नाकाबंदी, वो जारी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे से जो अमरीकी सेंटकॉम अमरीकी सदर ने धमकी दी थी उस पर अमल हो चुका है। ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? डेफिनेटली सबसे अहम फरीक इसमें चीन है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रिलायंस उसकी आबने हुर्मुज़ के ऊपर है। उनके जो वज़ारत दिफा है उनकी जानिब से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। क्या ये महज नेवल ब्लॉकेड एक प्रेशर टैक्टिक है ईरान के लिए ताकि वो मुज़ाकरात की टेबल पर अमरीकी शराइत को माने? लेकिन इस बीच में जो अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हूँ या फिर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं या उनके हुकाम हैं, एक बात मानी जा रही है कि वो जो डेडलाइन है सीज़ फायर की उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। यानी सीज़ फायर यानी हमले अमेरिका की जानिब से बराह रास्त नहीं हो रहे डिस्पाइट दिस नेवल ब्लॉकेड। तो अब दूसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का, एक खामोश सिफारतकारी। इत्तला ये है कि वो बाकायदा ऑन पैरेलल जारी है। वो कंसर्न क्वार्टर्स, वो कंसर्न पार्टीज लेड बाय पाकिस्तान, वो राब्ताकारी जारी है। उसका एक सबूत ये है कि पाकिस्तानी जो हुकाम है वो चीनी जो एम्बेसडर है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वो तुर्किया से लेकर मिस्र और फिर सऊदी क़यादत के साथ भी राब्ते में हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी बुध को जा सकते हैं सऊदी अरब और फिर तुर्किया। यही नहीं बल्कि इसमें जो इंपॉर्टेंट मोस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनका कतर के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा, उनके पास दोनों पोर्टफोलियो हैं, उनसे रब्ता भी हुआ और उससे पहले सऊदी हुकाम से रब्ता भी हुआ है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान इस मिशन के साथ साथ एक और बड़ा अहम मिशन है जो निभा रहा है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू सऊदी अरेबिया एंड ईरान, कि वहाँ पर मामला फहमी जन्म ले, तो ये गलत खबर नहीं होगी। पैरेलल खामोश सिफारतकारी भी जारी है। इम्कान है दूसरे राउंड का, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या किसी और जगह। इसीलिए सीज़ फायर इज़ इंटैक्ट। और ये जो नेवल ब्लॉकेड है अपेरेंटली ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है। इसके साथ जो पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आया, आप अगर देखें दुनिया के मारूफ जो नशरियाती इदारे हैं, बिलखुसूस वॉल स्ट्रीट जर्नल, वहाँ पे एक बहुत तफसीली मजमून लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कैसे इमर्ज हुआ ऑन द सेंटर स्टेज दुनिया के लिए, मुज़ाकरात कार के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए। सीज़ फायर पहले करवाया, उसके बाद दोनों पार्टियों को पाकिस्तान लाने में रजामंदी उनकी ली और इंगेजमेंट करवाई, और अभी भी इसमें से होप है। एक साथ निस्बतन गैर संजीदा मामला भी इमर्ज होता है, वो ट्रंप सरकार की। अगर आप तबीयत मिजाज को देखें, उन्होंने अपने आप को मैं अब क्या कहूँ कि अपने आप को जीसस क्राइस्ट के रूप में पेश करने की कोशिश की। AI ड्रिवन इमेज है जो कि हमारे लिए तो जारी बात है एक तौहीन आमेज़ मामला है। उसको लेकर के पूरी दुनिया में रिपब्लिकन्स हूँ, डेमोक्रेट्स हूँ, ये पॉप लियो के साथ जो उनका फड्डा है, जो रूहानी पेशवा है, मजहबी पेशवा है, वो कहते हैं जंग ख़त्म होनी चाहिए। ट्रंप उन्हें भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आप इसका मतलब है दहशतगर्दी के सपोर्टर हैं। वो कह रहे हैं जी मैं ट्रंप की धमकी से बाज नहीं आऊँगा, मरूब नहीं हूँगा और मैं अमन की बात करता रहूँगा। तो उनका जो ताज़ा ट्रुथ सोशल पर पोस्ट है अमरीकी सदर की, उसको लेकर के फ्रॉम विद इन USP बहुत ज़्यादा तनकीद देखने को और सुनने को मिल रही है। आ जाइए आपने हुर्मुज़ के ऊपर बात करते हैं। हमने इसका जायज़ा लिया है। 3200 से ज़ायद आपने हुर्मुज़ का नक्शा भी आपको दिखाते हैं, और बड़े अहम मेहमान आज मेरे साथ दो तशरीफ रखते हैं, उनसे बात भी करते हैं। 3200 से ज़ायद वेसल्स हैं जो फंसी हुई हैं। इस सब के बावजूद जो 2-3 अहम चीज़ें अगर ब्लॉकेट होता है, एक तो कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ केमिकल्स बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्विंसी इंस्टीट्यूट है US का, उसकी रिपोर्ट मैं देख रहा था, देवर ऑफ द व्यू कि अगर ये ब्लॉकेट जारी रहा और साथ बाबुल मंदब के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई, तो जो पर बैरल तेल की कीमत है जो आज ही इस ऐलान के बाद $100 पर बैरल पर जा चुकी, दैट कैन गो अप टू 150 $150 फी बैरल हो सकती है, एंड दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द होल वर्ल्ड। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब, दिफाई तजिया निगार, बिलखुसूस जो नेवी से रिलेटेड मामलात हैं उसके ऊपर बहुत महारत रखते हैं, और मुझे ज्वाइन किया है वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर जोन अहमद खान। ये बीजिंग से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ ताकि बीजिंग का मौके भी समझ सकें। सबसे पहले मैं जाऊँगा फैसल शाह साहब की जानिब। शाह साहब, नक्शा मैंने खोल दिया इसका आपने हुर्मुज़ का, मुझे ये बताएं कि ये नेवल ब्लॉकेट से मुराद क्या होती है। नंबर 2, जो सेंटकॉम और प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है उसमें फ़र्क है, और समझ ये आ रहा है कि प्रॉबेबली ये ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेट होगा। तो ये मुमकिन होगा अमेरिका के लिए नेवल ब्लॉकेट पूरा करना, उससे मुराद क्या होगी? बहुत शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है।
देखिए, नेवल ब्लॉकेड आप उस एक्शन को कहते हैं हम्म। जिसमें आप अपने दुश्मन के खिलाफ पानी का एक ऐसा हिस्सा पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं जहां से उसकी पोर्ट्स पे माफ कीजिए, उसकी पोर्ट्स पे आने जाने वाले तमाम शिप्स, वो किसी भी मुल्क मुल्क के हों, हम्म। बशमूल आपके दुश्मन के मुल्क के, उन सबको आप रोक देते हैं। अच्छा, अब ये एक क्लोज ब्लॉकेट होता है, एक डिस्टेंट ब्लॉकेट होता है। यानी क्लोज ब्लॉकेट ये होता है कि जो आपका दुश्मन है उसके पोर्ट्स के बिल्कुल करीब आप ब्लॉकेट कर लें, या डिस्टेंट ब्लॉकेट होता है कि आप समंदर में किसी ऐसी जगह में जहां से उसके लिए आने जाने वाले शिप्स को आप कंट्रोल कर सकें और उनको वहां से भगा सकें। तो अमेरिका जो इस वक्त ऐलान किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, वो जो मुझे लगता है वो क्लोज ब्लॉकेट का लगता है। ठीक। यानी ईरान के करीब वो ब्लॉकेट करेंगे। ये हम्म। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। देखिए, ईरान की तमाम पोर्ट्स जो हैं वो जी। फैसल शाह साहब। तकरीबन पर्शियन गल्फ के अंदर पोर्ट है उनकी, चाबहार पोर्ट जो ठीक। बड़ी पोर्ट है, हम्म। वो स्ट्रेट ऑफ मशरिक में, जो ठीक। गल्फ ऑफ ओमान में। हम्म। अच्छा, गल्फ ऑफ ओमान वो पानी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अरेबियन सी से मिलाता है। बिल्कुल तो ठीक। अब अगर अमेरिका ने ये तहिया कर लिया है कि मैं ईरान के तमाम पोर्ट्स पे आने जाने वाले ट्रैफिक को रोकूंगा, तो फिर वो ऐसी जगह पे लगाएगा जहां से चाबहार भी कवर हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कवर हो जाए, और फिर जो पर्शियन गल्फ में सारी पोर्ट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो ये क्लोज ब्लॉकेट के जुमरे में आता है। अच्छा जामी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लॉकेट एक एक्ट ऑफ वॉर है। हम्म। आप जब इसको डिक्लेयर कर देते हैं तो आप तबले जंग बजा रहे हैं, आप ऐलाने जंग कर रहे हैं। हम्म। तो इसको वॉर समझा जाता है, और अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प वाकई ही ब्लॉकेट लगा रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि वो सीज फायर को ब्रीच कर रहे हैं। हम्म। वो जंगी इकदाम कर रहे हैं जिस पे ईरान अपना हक महफूज रखता है जवाब देने का। बिल्कुल ठीक। एंड अब आ जाइए कि probably इसका क्या रिएक्शन है। दिस इज वाई जो ईरानियन तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि ये या तो गल्फ की जो पोर्ट्स हैं वो सबके लिए सेफ होंगी या फिर किसी के लिए सेफ नहीं होंगी। अभी उनकी रद्द-ए-अमल है बिल्कुल इसके ऊपर फॉरेन बिल्कुल स्टेटमेंट। बिल्कुल, लेकिन ईरान को मैं फिर ये बेसिकली क्रेडिट देता हूँ। एक दफा फिर उन्होंने थोड़ी सी दानिशमंदी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। उनकी स्टेटमेंट ये भी है कि ये अमेरिका का पॉलिटिकल एक ऐलान है, अमली इकदाम नहीं है। यानी ठीक। ईरान बेसिकली ब्रीच ऑफ सीज फायर से बचना चाह रहा है, और वो अमेरिका को भी एक एग्जिट दे रहा है हम्म। कि आप अगर इसको अमली इकदाम ना बनाएं तो हम सीज फायर को ब्रीच नहीं करें। ठीक है। क्योंकि अगर अमेरिका अपने जहाज आगे लेकर आता है, हम्म। जिस जगह पे मैं बता रहा हूँ गल्फ ऑफ ओमान में, वो वहां उनका नाका लगाता है, तो फिर वो ईरान के मिसाइल्स और ईरान की जो पासदारान इनकलाब की नेवी है उसकी रेंज में भी उसकी रेंज आ में आ जाएंगी। जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और नुक्ता है। इसके आपने ऊपर मैं कुछ मजीद दिन बात भी पहले करता हूं। मैं इसके ऊपर मजीद बात करता हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो प्रैक्टिकल ब्लॉकेड आता है तो उनकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट या नेवल माइट है वो उनकी रेंज में आ जाएगी। देन उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे ये बाद में बात करता हूं। जोन अहमद खान बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, सबसे जोन बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये कि बीजिंग कहाँ खड़ा है। बीजिंग इस पर रिलाई करता है स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर। वो कहते हैं हमारे तो मुआहदे हैं तेल के ईरान के साथ और वो जारी रहेंगे। और मैं देख रहा था वो कह रहे हैं कि जी दूसरे किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे मुआहदों के बीच में मुदाखलत करे। तो ये बड़ी यानी वर्बल स्टेटमेंट बहुत तगड़ी है। बीजिंग क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहा है अभी तक? देखें, पहली बात शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे दावत दी। बिल्कुल, मतलब जैसे अभी पिछले एनालिस्ट ने भी बात की कि एक ऐसी सिचुएशन है जो इस वक्त काफ़ी अनसर्टेन और किसी हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। जहाँ तक बीजिंग की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रही है, मतलब ज़ाहिर बात है चाइना के ताल्लुकात ईरान के साथ भी, जीसीसी ममालिक के साथ भी बहुत अहम रहे हैं। 2016 से चाइना सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है उस खित्ते का, राइट? और अगर हम चीन से थोड़ा सा मतलब ईस्ट पे चले जाते हैं तो वैसे तो आसियान और जो एशिया एज अ होल है, 80% ओवरऑल इस रीजन की ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। तो जहां तक मतलब एक तो चाइना के अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं, और जहां तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक रेपुटेशन का सवाल है जो कि इस वक्त अपने एलाइज और अपने पार्टनर्स की स्क्रूटिनी के अंडर आ रही है, इस तरह का ब्लॉकेट किसी को भी सूट नहीं करता। चाइना की जो पोजीशन रही है वो काफी मतलब फर्म रही है। पहली बात, इंटरनेशनल लॉ, और ये बात चाइना बार बार मतलब इस पे एम्फसाइज करता है कि किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करे
और चाइना की जो अमेरिका के साथ भी सबसे बड़ी एक मतलब इशू है उनका, वो ये नहीं है कि अमेरिका हमसे इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल है या अमेरिका मिलिट्री पावर है, हमें अमेरिका से बेहतर मिलिट्री पावर बनना है। वो ये है कि अमेरिका इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करता है। तो चाइना इस वक़्त मतलब चाइना के जो एक फर्म स्टांस है, उसकी एक और मतलब चाइना की जो स्ट्रेंथ है, वो ये भी है कि इस वक़्त ट्रंप चाहता है कि चाइना के साथ भी एक कोई डील पहुँचे इकोनॉमिक मैटर्स पे, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले टर्म में चाइना पे ट्रेड वॉर शुरू की थी। और इस टर्म में ट्रंप का एक प्रायोरिटी है कि वो चाइना के साथ एक डील करें। तो वी नो कि ट्रंप अगले कुछ हफ्तों में चीन का विजिट भी करेंगे। तो अभी जब चाइना ये कहता है कि हमारी जो ईरान के साथ है मतलब बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि चीन की जो शिप्स हैं, अगर ईरान इजाजत देता है तो किसी और मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस राइट की खिलाफ वर्जी करे। वो एक बहुत फर्म स्टांस है और उसकी बैकिंग ये है कि चीन की बहुत अहमियत है ईरान के लिए भी, जीसीसी के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो जहां तक मतलब ईरान से चीन की अपनी वेसल्स शुरू से आती रही हैं ईरान की तरफ, सही। मतलब चाइना हैज ऑलवेज बीन फ्रेंडली विद ईरान। चाइना हैज ऑलवेज ऑल्सो चाइना की जो सऊदी अरेबिया, बाकी जो जीसीसी ममालिक उनके साथ भी ताल्लुकात पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहे हैं बायलैटरली। आप ये भी देखें कि चीन वो मुल्क है जिसने ईरान सऊदी अरेबिया का बायलैटरल जो एक बिल्कुल ठीक। अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मेरे ख्याल 2023 की ये बात है, वो भी चीन ने एक हिस्टोरिक मतलब डिप्लोमेटिक स्टेप लिया था, ठीक। जिसका ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया था। तो एक ऐसा मुल्क है जिसका इकोनॉमिक वजन भी है और एक ओवरऑल रिस्पेक्ट भी बिल्कुल है ठीक, ग्लोबली। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ रहे जून। एडमिरल साहब, कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट सर, जहां आपने बात छोड़ी कि अगर वो रेंज में आ जाते हैं उनके एडमिरल साहब जहाज जो हैं या उनकी जो नेवल माइट है इरानियंस की, तो ये तो वो काम था जिससे दूरी के लिए इनके बहरी बेड़े कोई बहुत दूर चले गए थे। दे डिड नॉट कम नियर टू द ईरानियन वाटर्स। जी, ये दूर गए थे क्योंकि इनके ऊपर अटैक्स हुए थे और डैमेज की भी खबरें आई थी। बाज़ाहिर बात है कि हम तस्दीक नहीं कर सकते उस चीज़ को क्योंकि किसी इंडिपेंडेंट इदारे ने नहीं बताया। लेकिन बहुत सारी जगहों से डैमेज की तस्दीक हुई थी और इसकी वजह से ये पीछे चले गए थे। और आपने अगर याद हो तो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ईरानी नेवल कमांडर का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये बहरी बेड़े दोबारा हमारे मिसाइल्स की रेंज में आए तो हम इन पे ज़रूर अटैक करेंगे। तो अब अगर नेवल ब्लॉकेड एस्टेब्लिश करना है अमेरिका ने, इफेक्टिव करना है, तो उसको फिर ये अपना पूरा बहरी बेड़ा आगे लेकर आना पड़ेगा। वो बेशक एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन उनके साथ जितने भी जहाज हैं उनको आगे आना पड़ेगा और वो बाकी आने वाले जहाज़ों को कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे। जब वो आगे आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो ना सिर्फ ये कि ईरान की मिसाइल्स की रेंज में, ड्रोन्स की रेंज में होंगे, बल्कि पासदारान इनकलाब की नेवी भी गल्फ ऑफ ओमान में काफ़ी स्ट्रेंथ में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो उसके भी वो अटैक्स में आएंगे। तो अब ये इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन क्या ये इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये ब्रीच ऑफ सीज फायर होगा और इस जंग का दायराकार बढ़ जाएगा। अगर आप चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की इस वक्त स्टेटमेंट देख लें तो वो बिल्कुल उन्होंने ये साफ कहा है कि अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता है कि हमारे जहाजों को ईरान से आने जाने से वो रोकें। 13% चाइना की डिपेंडेंस है ईरान पे, लेकिन चाइना के लिए शायद इससे भी बड़ा मसला एक पॉलिटिकल और उसकी इज्जत का मसला होगा कि अमेरिकन शिप्स चाइनीज शिप्स को रोक रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर चाइनीज नेवी को यहाँ आना पड़ेगा अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये जंग का दायराकार बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एक प्रेशर डालना चाह रहे हैं ईरान पे, और अगर उनको सही इदराक है इसके कॉन्सिक्वेंसेस का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक तो सीज फायर ब्रीच होगा और दूसरा जंग का दायराकार बढ़ जाएगा, और जो विंडो खुली थी बातचीत की, मुझे लगता है कि वो फिर दोबारा एक दफा बंद हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा जॉन, आप ये बताएं कि चाइना इस सारे पीस प्रोसेस में जो पाकिस्तान ने की, पूरी दुनिया से एक्नॉलेज कर रही है, प्रीटी मच ऑन बोर्ड था पाकिस्तान के साथ, और वो जो 5 पॉइंट्स की स्टेटमेंट आई थी जो इसहाक डार साहब और वांग ही के बीच में थी, वो दैट स्पीक्स वॉल्यूम बोथ फॉर ईरान एंड अमेरिका। तो मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें आज भी इसहाक डार साहब चाइनीज जो एम्बेसडर उनसे मिले हैं, तो चीन इस सारे मुज़ाकराती अमल में कहाँ खड़ा है, किस नज़र से देख रहा है और पाकिस्तान की किस हद तक तायीद कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीन ने शुरू से पाकिस्तान के इस रोल को बहुत सपोर्ट किया। चीन और पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में एक पेज पे खड़े रहे हैं। हम 2 ममालिक हैं जो चाहते हैं कि सारे ममालिक आपस में मुज़ाकरात करें,
जो हॉस्टिलिटीज हैं वो एस्केलेट ना करें, और चाइनीज जो आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं उसके अलावा आप सोशल मीडिया भी देखें तो इस वक्त चीनी आवाम बहुत मतलब जोश और खरोश से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान की जो एक इवन मिलिट्री प्रेजेंस है, पाकिस्तान का एक जो मॉरल रहा है स्टैंड पॉइंट इसमें, और ये कि पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग होने से मतलब रोका है जो कि दुनिया का कोई भी मुल्क उस वक्त स्टेप अप नहीं कर रहा था, इसका पाकिस्तान ने स्टेप अप किया है। चीन ने इस सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अब अच्छा आज जोन, पिछले कुछ दिनों मैं में आपको चाइनीज मीडिया में भी थोड़ा काफी सा एक्टिव सॉरी है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बड़ा जी दिलचस्प नुक्ता है क्योंकि जो पब्लिक एट लार्ज है, हमारे अवाम नाज जो चीनियों के साथ मोहब्बत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सो इज द केस फ्रॉम बीजिंग। मैं समझना चाह रहा हूँ जो यस चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दोज आर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट देन व्हाट वी यूज, चाहे वो एफबी हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, एटसेट्रा हो। वहाँ पे बहसीत एब्सोल्युटली। मजमई जो पब्लिक एट लार्ज है, उनके सेंटिमेंट्स हैं क्या? यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, प्रोबेबली आप चीनी जुबान भी पढ़ लिख लेती देखें, हैं। हाँ, उनके सेंटिमेंट्स, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर बात है चीन का जो इस वक्त सबसे बड़ा ओवरऑल जो मुल्क चाइना को चैलेंज कर रहा है, कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, वो है अमेरिका, राइट? और ये जो जंग छिड़ी है उसमें चाइनीज सोशल मीडिया, पहली बात है ये डिस्कस करें कि अमेरिका क्यों बार बार इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करता है, रेप्यूटेशन खो रहा है। अमेरिका ने गोल्ड पोस्ट चेंज करते रहे, शुरू में जब ये जंग शुरू हुई तो पहले था रिजीम चेंज, ये वो, तो उन्होंने काफी अमेरिका को तो खैर क्रिटिसाइज किया। सही। उसके बाद जब पाकिस्तान ने स्टेप अप किया इस रोल में, तो ऑब्वियसली इसको बहुत पॉजिटिवली देखा कि पाकिस्तान ने मतलब एक वही बात है कि इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करते हुए, सारे ममालिक को कंसल्ट करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिससे एक बहुत बड़ी जंग जो हो सकती थी, जो एक ऐसी स्टेज पे जा सकती थी, वो रुक गई। अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये टॉक्स फेल कर गई हैं या नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी भी सीज फायर इज इन प्लेस। अभी भी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों का ये ख्याल है, मेरे ख्याल है ग्लोबली ये ख्याल है कि उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा मैक्सिमलिस्ट रही है, उनकी जो बिल्कुल डिमांड्स ठीक। हैं अच्छा, इरान स्टे से, विद मी वो जोन, इवन मेरे साथ ही आप रहिएगा। अरमल साहब, वन लास्ट थिंग सर, ये कुछ एनालिसिस ये हैं कि अगर इसके रद्दमल में ईरान के जरिए बाबुल मंदब के ऊपर को कार्रवाई की तो देन जो प्राइसेस हैं इसकी पर बैरल वो 150 प्लस जा सकती हैं, इसके खदशात हैं? जामी, मेरा ख्याल है गालिब इम्कान यही अच्छा। कि ईरान के पास जो ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो हुतियों की मदद से बाब अल मंदब पे डिस्टर्बेंस करे, और ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है जो ऑलरेडी दुनिया के लिए बढ़ गई है, ये मजीद इसमें तकरीबन कोई 30 से 35% इजाफा हो जाए। तो अगर ये हो जाता है तो जाहिर बात है कि अमेरिका के लिए फिर एक नदामत और हजीमत का सामना है कि उसके किसी भी एक्शन के आगे ईरान के पास हमेशा एक जवाबी कार्रवाई मौजूद होती है जो कि शायद उससे बड़ी होती है जो वो एक्शन करता है। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अमेरिकन को ये सोचने की जरूरत है कि ठीक है वो एक सुपर पावर है, सब मानते हैं कि वो एक सुपर पावर है, लेकिन हर वक्त का एनवायरनमेंट का एक तकाजा होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल एक और देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि 1979 के बाद पहली दफा मुज़ाकरात हुए बड़े हाई लेवल पे, लेकिन अगर आप कंपोजिशन ऑफ डेलीगेशंस दोनों तरफ से देखें तो एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि अमेरिकन डेलीगेशन ऐसे लग रहा था जैसे वो आए हैं डिक्टेशन देने कि अगर ये हमारी शर्तें मान ली तो एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर नहीं मानी तो हम वापस चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया रियर एडमिरल फैसल शाह साहब, एंड स्पेशल थैंक्स टू जोन अहमद खान फ्रॉम बीजिंग। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो समझने की कोशिश करेंगे कि दीगर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो ट्रंप की इस अनाउंसमेंट में कहाँ खड़े हैं, क्या वो सपोर्ट कर रही हैं दुनिया की कुव्वतें या उसकी मुखालफत कर रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया मुनीर अकरम साहब ने, साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से। एक अरसा दिहाइयाँ उन्होंने सिफारतकारी की दुनिया में पाकिस्तान के नाम की। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि ये जो नेवल ब्लॉकेट का ऐलान कर रखा है जो प्रैक्टिकली अमेरिका के यहाँ तो इन एक्शन आ चुका, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या ये मेरली एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है? जी, मेरी नज़र में अब अमेरिका सोच रहा है कि किस तरह से हॉर्मुज़ के स्ट्रेट को खोला जाए। उन्होंने सब चीज़ें कोशिश की है, बमबारी की है। अब सीज़फायर हो गया है, अब सीज़फायर के दरमियान की और क्या कोर्सिव प्रेशर डाल सकते हैं, तो ये उन्होंने समझा कि ये हम ये जो ब्लॉकेट को ब्लॉकेट करेंगे। ये मेरे ख्याल में इम्प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि जो उन्होंने धमकी दी है कि जो भी जहाज़ ईरानी पोर्ट से आएगा या जाएगा उसको हम रोक देंगे,
आपने दूसरी तरफ देखा चीन के डिक्लेरेशन आ गया है, उन्होंने कहा हम तो अपनी तजारत जारी रखेंगे। आप सोच रहे हैं कि अगर चीन के जहाज को ये रोकने की इनके पास हिम्मत है या नहीं है। अ, अगर चीन का जहाज वहां से लोड करके आता है और उसको अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करता है, तो फिर आप इम्कान समझ लें बिल्कुल कि ठीक। क्या हो सकता। हम्म तो मेरे ख्याल में ये एक कोर्सिव टैक्टिक है, और ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को ज़रा सोचना पड़ेगा कि इसके इम्कान बहुत बुरे हो सकते हैं और ये इम्प्रैक्टिकल है। छोटे मुल्कों को तो दबा सकते हैं, बट बड़े चीन जैसे जो बड़े मुल्क हैं उनका तेल आप रोक के देखें तो फिर क्या नतीजा क्या होगा, फिर उनको देखना होगा, सहना होगा। और अगर दूसरी सूरत में अगर बिलफर्ज चीन के जहाज़ों को गुजर दी जाती है तो फिर ये नेवल ब्लॉकेट तो ना रहा ना सर, द अदर वे अराउंड। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्प्रैक्टिकल है। चीन का जहाज जाता है, हिंदुस्तान का जहाज जाता है, पाकिस्तान का जहाज, तो पाकिस्तान मीडिएटर, अब हमारे जहाज़ों को पकड़ेंगे वो। तो उसकी क्या इम्कान हो। फिर तीसरी चीज़, वो अगर ये उन्होंने ये कोशिश की दूसरी तरफ से वो बाबल मंदब को हुती एग्जैक्टली। को करवा के वहाँ उसको बंद कर देंगे, फिर तेल की तिजारत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, इस खिते से। तो उसका क्या इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, खुद पे अमेरिका पे इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, और ये जल्दी में जल्दी अगर ये छोड़ दें इसको तो बेहतर है। तवज्जो देनी चाहिए कि जो मसले रह गए हैं, जो मसले इन्होंने इस्लामाबाद में डिस्कस किए हैं, जो अहम मसले हैं रह गए हैं, उन पे तवज्जो दी जाए, सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाए, मुज़ाकरात जारी रखें और कुछ नतीजा निकालें, उसके बजाय में कि इस किस्म की हरकतें करें तो फिर तो सीज़ फायर भी ख़त्म हो जाएगा और जंग वापस जारी होगी। अच्छा मुनीर अकरम साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सीज़फायर है वो इंटैक्ट है डिस्पाइट दिस अनाउंसमेंट के नेवल ब्लॉकेट की है, तो ये कदरे खुशाइंद है। कैसे ये मुराद ली जाए कि अभी भी बैकड्रॉप में बैकडोर तरीके से पाकिस्तान समेत जो नेगोशिएशन है या दूसरे अमल राउंड की कोई तैयारी है, कोई होप है? जी ज़रूर। देखिए, दोनों तरफ से मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश है दोनों तरफ की कि कुछ मुआहदा हो जाए। इसीलिए बड़ी बहुत वजनदार डेलीगेशन दोनों तरफ ने भेजी थी इस्लामाबाद। पर मेरे ख्याल में इनकी जो अमेरिकनों की कैलकुलेशन थी वो गलत थी। उन्होंने यही समझा कि जी हम अब ईरानियों को दबा सकते हैं, कि जो अब इस मज़ाकरात में आए हैं उसका मतलब ये है कि ये दबने के लिए तैयार हैं। ईरानियों की परसेप्शन थी कि जी हम आए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने दावत दी है और चीन ने भी हमसे हिदायत की है कि आप जाइए। ईरान की परसेप्शन में उनकी पोजीशन तो जंग से पहले बेहतर है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को उन्होंने बंद कर दिया है। सही सही। और इम्पैक्ट, बहुत अहम इम्पैक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमी पे होगी, अमेरिका पर होगी। तो उनकी समझ तो थी कि हम तो एडवांटेजेस पोजीशन में हम आए हैं। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में एक परसेप्शनल मिसकैलकुलेशन था। अमेरिका ने जो डिमांड्स जो दी हैं न्यूक्लियर के ऊपर, वो मैक्सिमल डिमांड्स थी, जो उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि ईरान कभी नहीं मान सकता, क्योंकि ये जो डिमांड्स उन्होंने जो ओमान की पिछली नेगोशिएशन थी, उन्होंने ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबल और समझदार किस्म का ऑफर किया था, जिसको अगर मान लेते तो ये जंग नहीं होती। पर अमेरिका ने उसको भी एक तरफ कर दिया और अब आके उनसे जो पूरी मैक्सिमल डिमांड्स हैं वो किया कि जी आप इन्रिचमेंट छोड़ दें, अपना जो जो भी मटेरियल है उसको आप सरेंडर कर दें, फलाना कर दें। तो वो मैक्सिमल डिमांड्स ईरान तो नहीं मुनीर अकरम मान साहब, लेती। ये फरमाए, अभी आपने कहा ना कि परसेप्शन की जो मिस्टेक है वो हुई है फ्रॉम बोथ, तो अमेरिका की जानिब से क्या परसेप्शनल मिस्टेक हुई है इन डीलिंग विद ईरान इन इस्लामाबाद?
मेरे ख्याल में अमेरिका ने समझा कि जी ईरान कमज़ोर है, इसलिए वो ये मुज़ाकरात में आए हैं। आ, और हकीकत जो यही थी कि ईरान तो सीज़फायर मानने से भी हिचका रहा था। वो तो हमारी वजह से उन्होंने माना है, और चीन की वजह से माना है सीज़फायर। और वो तो समझते हैं कि हम हमारी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके हम बैठे हैं। अब सीज फायर के तहत उन्होंने मंजूर किया कि ठीक है, हम खोल देंगे, आप हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ आप जहाज आ जा सकते हैं। फिर ऊपर से अमेरिका ने, वो इजराइल ने जो हमले लेबनान पे किए जी वो नहीं रोक सके। ईरान का और हमारा खुद का यही पोजीशन थी कि सीज फायर तो पूरे सही खत्ते है, पे होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर अकरम साहब आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, यहाँ एक प्रोग्राम में ब्रेक आया चाहती है। ब्रेक के बाद चलेंगे सरदार मसूद साहब की जानिब, क्योंकि चाइना का पर्सपेक्टिव समझने के लिए कि वो इस सूरत हाल में कहाँ खड़े, उनसे बात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर हमने रब्ता किया, जनाब सरदार मसूद खान साहब थे। आप साबिक सफ़ीर रह चुके हैं अमेरिका में, चीन में, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं, साबिक सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, हमारे प्रोग्रामों में अक्सर तशरीफ़ लाते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं समझना ये चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो ये तासुर मिला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो नेवल ब्लॉकेट ट्रंप सरकार ने जिसका ऐलान किया, वो तो अपनी जगह, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन साथ अमरीकी हुकाम से और पाकिस्तानी हुकाम से जो हम सुन रहे हैं, वो तो इत्तला ये है कि सबके बावजूद सीज़ फायर इज़ इंटैक्ट। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है डिस्पाइट देयर नेवल ब्लॉकेट। क्योंकि सीज़ फायर जारी है, और लेकिन ये कि उसकी मुद्दत मुख्तसर है, और उम्मीद करनी चाहिए कि इसकी मुद्दत में तोसी की जाएगी। और दूसरा ये है कि जो इनके बयानात अगर आप पढ़ें, उनका मुआवजा करें, उनके जो इब्तदाई बयानात थे, या आज भी जो अब्बास अराक्ची साहब का बयान ईरान की तरफ से आया, और सदर ट्रंप का जो इब्तदाई बयान था, उससे ये ज़ाहिर होता था कि मुज़ाकरात बड़े खुशगवार माहौल में हुए। और इन्होंने ये भी, सदर ट्रंप ने जो नेगोशिएटर्स थे, ईरानी नेगोशिएटर्स, उनकी तारीफ़ भी की थी। और जो इत्तलात आ रही हैं, मतलब अब्बास अराक्ची और उनके ईरानी हवालों से, कि बहुत एक दूसरे के करीब थे। कोई 2-3 मामलात अटक गए थे, बिलखसूस न्यूक्लियर, और उस न्यूक्लियर में भी नैरो डाउन करें कि उनके जो स्टॉक पाइल्स हैं इनरिच यूरेनियम के, उसके ऊपर अमेरिका कैसे एक्सेस हासिल करे, और आबनाए हरमूज के ऊपर, लबनान के मसले के ऊपर। लेकिन ये है कि ये मुज़ाकरात मुअत्तल हुए, ख़त्म नहीं हुए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और दोबारा वो पाकिस्तान की तरफ लौट सकते हैं। इसका इम्कान है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, आपने चूंकि उसका स्टॉक पाइल्स का जिक्र किया, यूरेनियम का, तो आज एक बार फिर क्रेमलिन से खबर आई है, उनके जो तर्जुमान है दिमित्री पेस्कॉव, वो कह रहे थे कि ये पुतिन की तजवीज़ जो थी कि ये अफजूदा यूरेनियम रूस के हवाले किया जा सकता है किसी भी मुमकिन अमन माहिदे के तहत, तो वो हम वसूल करने को तैयार हैं। इस मौके पर यह स्टेटमेंट आना, क्या ऐसा मुमकिन होगा? ईरान रूस के ऊपर एतमाद करता है, और उसके बाद अगर ये सिर्फ यही रुकावट है, तो मेरा ख्याल है ईरान तैयार हो जाएगा। और जो है, इनके आपस में बहुत करीबी दिफाई ताल्लुकात भी हैं। सिर्फ यह है कि वो किसी भी सूरत में इसको अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, या अमेरिका को किसी किस्म का कोई ग्राउंड ऑपरेशन करने नहीं देगा इस्फहान में, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उनको तकरीबन 10,000 फ़ौजी वहाँ मुतय्यन करने होंगे। और उसकी जो है कि, क्योंकि शक किया जा रहा है कि वहाँ जो इस्फहान में मलबा है, उसके नीचे टनल्स में ये जो 460 या 440 केजी का इनरिच यूरेनियम मौजूद है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है, हालत जंग में तो इजाज़त ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जारहियत समझा जाएगा और ईरान का जवाबी हमला हो सकता है। इनका पहला जो इस्फहान में ऑपरेशन था, वो भी कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सका। तो ये एक रुकावट अपनी जगह पे है। अगर अमेरिका मान जाता है और रूस मान जाता है, और आप कहते हैं कि उनके तर्जुमान पेस्कॉव ने कहा है कि ये मुमकिन है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक सलूशन निकलता है, ये उम्मीद की एक किरण है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब चीन का जिक्र कर लेते हैं। ये जो नेवल ब्लॉकेट है, जिसका इत्तलाक शाम 7 बजे से अमेरिका के बकौल तो हो चुका, सेंटकम भी तस्दीक कर रहा है। चीन का बड़ा इन्हिसार है आबना हरमुज़ के ऊपर। उनके तर्जुमान तो ये कह रहे हैं, जो दिफा को देखते हैं जर्नल, कि ये हमारी तो इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट है ईरान के साथ, तेल के लिए कश्तियाँ हमारी आती हैं, वेसल्स, और जाती हैं, और किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इनमें बंदिश कर सके। लेकिन
ऑन दी कॉन्ट्री अमरीकी जो अहकामात हैं वो तो ये हैं कि एग्जिट एंट्री नहीं होने देंगे, बिलखुसूस ईरानी पोर्ट से आने वाला कोई भी जहाज़। तो ये भी इसमें क्या चीन बराह रास्त इन्वॉल्व होने का खदशा या इम्कान है? जी बिल्कुल खदशा है। उसकी वजह ये है कि एक तो यानी पहले तो उन्होंने कहा था कि पूरे मतलब अमेरिका ने शुरू का बयान आया था वो थोड़ा इस सिलसिले में बहुत साफ और वाज़ेह नहीं था। उससे ये तासुर मिला था कि आबना हरमुज में तमाम ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, यानी वहाँ से कोई भी न बाहर जा सकेगा ना अंदर जा सकेगा। तो ये ब्लॉकेट जो है न सिर्फ ईरान को बल्कि जो बाकी खलीजी रियासतें हैं, ख़ासतौर से मैं ओमान है, उसके बाद कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, ये सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनके लिए सज़ा होती। लिहाजा उसको वाज़े किया गया कि ये सिर्फ ईरान की जो बंदरगाहें हैं या ईरान की जो आइलैंड्स हैं जहाँ से ये बरामद होता है तेल, उसके ऊपर ना कोई लीव कर सकेगा और ना कोई लैंड कर सकेगा। तो उस ये तो वाज़े हो गया। लेकिन जब सूरत हाल इतनी मखदूश हो, ख़तरे में हो, तो जो ऑयल टैंकर्स के मालिक होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी रिस्क नहीं लेती, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस हालत में वो नहीं जा सकते और अगर इस वजह से मतलब इस नफसियाती और मालियाती और इंश्योरेंस की वजह से अगर वो जो ऑयल टैंकर्स के मालिकान हैं वो उसकी मूवमेंट नहीं करते, तो ये बहरान उसी तरीके से बरकरार रहेगा और एक किस्म की ये सज़ा जो अमेरिकन ब्लॉकेड की है ये खलीजी रियासतों के ख़िलाफ़ भी होगी। एक इसमें मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि ये हवाला देते हैं कि सन 1987-88 में जब ईरान इराक जंग थी तो अमेरिका ने इस किस्म के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट किया था, क्योंकि उसकी वजह उस वक्त भी जो है ईरान की तरफ से हमले का ख़तरा था। तो अब ये उसे दोहराना चाहते हैं। मैंने उनके जो सेंटकॉम ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जारी किए हैं उसमें देखा है कि वो क्या करेंगे कि जो मतलब असल में जो है चीन की तरफ जो तेल जाता है, क्योंकि ईरान हमेशा माशी पाबंदियों का शिकार रहा है, तो इस वजह से वो दूसरे मुल्कों के फ्लैग, नेशनल फ्लैग के तहत जो है वो तरसीलात होती हैं, यानी उनके ऑयल टैंकर्स जो है वो चीन का जो है फ्लैग नहीं होता बल्कि दूसरे ममालिक का होता है। चीन ये भी कर सकता है कि अपने फ्लैग उनके ऊपर लगा दे, और उसके बाद दूसरा ये है कि उसके जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में उसमें यह है कि वो उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उनको डिवर्ट कर सकते हैं, और ये भी रखा है उन्होंने कि वो किसी एक ऐसे जहाज़ को या ऑयल टैंकर को जो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इनमें जो आखिरी कदम है वो बहुत ही जारहाना इक़दाम है। तो चीन का जो आपने सवाल पूछा, मैं इस पस मंज़र के बाद बताता हूँ कि शदीद ख़तरा है कि अमेरिका और चीन का बराह रास्त तसादम ना हो जाए, और मई में अमेरिका के सदर और चीन के सदर जो है मुलाकात भी करने वाले हैं। तो उससे पहले जो ताल्लुकात ख़राब करने के बाद मिलने से इनके जो अपने दो तरफ़ा या और दूसरे जो आलमी अहदाफ हैं, दोनों मुल्कों के दुनिया के दो ताकतवर तरीन ममालिक हैं, तो वो सारे के सारे मखदूश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसको इस तरह भी देखा जा रहा है ना कि वो चूंकि चाइना की डिपेंडेंट स्टेट ऑफ हॉर्मस के जरिए तेल की, तो अदर वे अराउंड ईरान को कायल करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए चाइना को मजबूर किया जाए कि वो ईरान को कायल करे। तो ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स कहा जाएगा इसे? चीन क्यों दबाव डालेगा? मतलब वो इस पूरे के पूरे अमल को गैर कानूनी समझता है। ईरान ने कहा है कि ये एक्ट ऑफ पायरेसी है। अभी आप मैं जब बात कर रहे हैं तो जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी है, यानी और अभी डेडलाइन गुजर चुकी है और वो जो ब्लॉकेड जी जी नाफिज जी हो जी चुका है। जी जी। तो जो चीन जो है वो क्यों कहेगा? चीन जो है उसको ज़रा इसकी नज़ाकत को भी समझता है। चीन हमेशा से ये कहता है कि मैं मुल्कों की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल इंडिपेंडेंस में मुदाखलत नहीं करूँगा। अगर ईरान ने ये कहा है कि इसे वो एक जारहाना अमल समझते हैं और उसका वो जवाब देंगे, तो फिर चीन जो है अगर कोई मशवरा भी देगा ईरान को तो पस पर्दा देगा। लेकिन ईरान के लिए, यानी अभी भी ये कयास आराई हो रही है, कहते हैं कि उनके उसके पास जो है कोई 50% के तमाम तबाही के बावजूद 50% के करीब उसकी अस्करी इस्तेदाद, कम अज़ कम जो एसिमेट्रिक स्ट्रेंथ है वो महफूज है। तो वो छोटे हथियारों से, छोटी बोट्स जो हैं, या उसके अलावा ड्रोन से या मिसाइल से, ख़ासतौर से जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं उसके ऊपर उसके जो साहिल से या ज़मीन के अंदर से हमले कर सकता है।
तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ईरान ये आर्ग्यू करेगा कि मैं अपने सॉवरेन टेरिटरी का दिफा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आपना हरमुज़ का उनकी तरफ का जो हिस्सा है वो सॉवरेन टेरिटरी में शामिल है। तो ये इसलिए चीन के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ताकतें ये चाहेंगी कि उनके दरमियान बराह रास्त तसादुम भी ना हो। मेरा मतलब है चीन और अमेरिका के दरमियान तसादुम ना हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा राब्ता है, प्राइम मिनिस्टर की भी सऊदी और तुर्किया जाने की खबर है बुध को। मिस्र की हुकाम के साथ भी पाकिस्तान इन कॉन्टैक्ट है। एक परसेप्शन यही है कि ऑन बोर्ड हैं तमाम फ़रीक़ैन और एक दूसरे राउंड की तवक्को है। लेकिन ये सऊदी अरब और ईरान के रवाबित में और पाकिस्तान का जो किरदार है, ये एक तासुर बन रहा है अब नया कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच भी मामला फ़हमी हो, जो अगर कोई तनाज़े की सूरत हाल या कोई बदशगुनी है तो वो ख़त्म हो। आपको लगता है ये एफ़र्ट्स कामयाब हो सकती हैं? ये एफर्ट कामयाब हुई है। यानी जंगबंदी के ऐलान से पहले भी फैसल बिन फरहान जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब्बास अराक्ची साहब से बात की थी और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि किस तरीके से वो जो उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे उस नहज को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो ये ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है। और थोड़ा पीछे चले जाइए तो ये चीन की तरफ से हुआ है। चीन ने सफारतकारी और सालसी की थी, पाकिस्तान ने उसमें भी पस पर्दा बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। तो ये पाकिस्तान की कोशिश है कि इन दो बड़े ममालिक में और तमाम खलीजी रियासतों में ईरान के इख्तलाफात कम अज़ कम किए जाए और उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस तरीके से जो है निशाना इनके इख्तलाफात की वजह से जो उम्मत मुस्लिमा के खुशहाल तरीन ममालिक हैं वो निशाना बनते हैं, ईरान और खलीजी रियासतें। तो बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान की कोशिश है। पाकिस्तान के भी इसी खत्ते से अपने कौमी मफादात वाबस्ता हैं, वो माशी हों, स्ट्रेटिजिक हों, अस्करी हों या तेल और गैस और अशिया खुर्दनी से मुताल्लिक़ हों। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार साहब। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है कि जंगबंदी की मुद्दत भी कम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नेवल ब्लॉकेट भी है। इस सूरत में चीन, बिलखुसूस ईरान जिसके साथ ये किया जा रहा है कि उनकी पोर्ट्स इस्तेमाल ना हो, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि उस रद्द-ए-अमल की बुनियाद पे ये तय होगा कि ये मुज़ाकरात की जानिब चीज़ें जाएंगी या किसी बड़ी जंग को दोबारा हवा मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मुलाकात कल। अल्लाह हाफ़िज़।